हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 का पाठ 15 मेघ आए। ये एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कविता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी हुई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये मूलतः एक साहित्यकार थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद और बनारस विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की पढ़ाई पूरी की। वे अपने जीवन काल में कवि, लेखक, पत्रकार और नाटककार रहे। इन्होंने सभी तरह के काम किए। पत्रकार थे, पत्रकारिता भी करते थे, नाटक भी लिखते थे, कवि भी थे, लेखक भी थे। इनके अनुसार जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। कवि का मानना था कि बच्चों का साहित्य जिस देश के पास है, यानी बच्चों के लिए या के ऊपर लिखी हुई कहानियां, कविताएं जहां हैं, वो देश का भविष्य जो है, वो साहित्य जो है वो उज्जवल होगा, यानी और अच्छा होगा। और इसीलिए उन्होंने एक बाल पत्रिका का संपादन किया था। दिनमान का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने समकालीन पत्रकारिता के सामने उपस्थित चुनौतियों को समझा, सामाजिक चेतना जगाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया। सामाजिक चेतना, लोगों को अंदर जोश इन्होंने जगाया। उनकी मुख्य रचनाएं थी खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता। ये सब इनके बाल साहित्य थे। साहित्य में इनका योगदान बहुत अधिक था। इनको भारत अकादमी पुरस्कार मिला और बड़ी सरल भाषा में ये अपनी कविताएं लिखा करते थे। अभी हम पढ़ रहे हैं मेघ आए कविता का भावार्थ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी इस कविता में ग्रामीण संस्कृति और एक गांव की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ मेघ आए, बादल आए हैं, बारिश का मौसम होने वाला है और बादल आए हैं, तो उस समय गांव में जो चित्रण हो सकता है, गांव का जो चित्र है, वो आपके सामने यहाँ पर खींचा गया है। कवि ने यहाँ मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए हुए मेहमान से की है। जिस तरह गांव में दामाद के आने पर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कभी आपने अगर गांव देखे हो बच्चों, तो वहां पर दामाद, कोई बड़ा मेहमान, वहां पर लड़की का पति या बहन का पति, दामाद जो होता है, वो बहुत बड़ा मेहमान होता है। मतलब घर के, जिसके घर का दामाद है, वो उसके लिए तो है ही, पूरे गांव के लिए वो मेहमान होता है। और उसके आने पर पूरे गांव में रौनक आती है। किसी एक घर में दामाद आ जाए तो पूरा गांव जो है वो जुट जाता है उनके स्वागत के लिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। सब में खुशी की लहर दौड़ गई। ठीक उसी प्रकार भीषण गर्मी के बाद वर्षा के मेघ गांव के आने पर लोग बेहद उत्साहित और खुश हुए। जिस प्रकार से दामाद के आने पर लोग खुश होते हैं, बिल्कुल वैसा ही जब मेघ आते हैं, बादल आते हैं, गर्मी के बाद बारिश का मौसम और आसमान में बादल गिरते हैं, तो लोग खुशी से नाचने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों, गाँव का अधिकतर व्यवसाय क्या है? खेती। और किसान जो है वो बादल उसके लिए उसका लाइफ लाइन हुआ करता है। बादल आएंगे, बारिश होगी तो उसकी खेती अच्छी होगी और उसका रोजगार चलेगा, उसके पास पैसा आएगा, उसका घर बार चलेगा। तो बादल को देखकर सब खुशी से नाचने और झूमने लग जाते हैं। इस तरह कवि ने अपनी कविता में आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। जब मेघ आते हैं तो हवा चलने के कारण धूल उड़ने लगती है, नदी के जल में उथल पुथल होने लगती है, आसमान में बिजली कड़कती है, सारे वृक्ष झुक जाते हैं। कवि ने इन सब घटनाओं की तुलना दामाद के आने पर घर तथा गाँव में होने वाली तैयारियों के साथ की है। जब बादल आए तो क्या वो हवा चली, पेड़ झुक झुक के हिलने लग गए, पानी के ऊपर हवा से लहरें बनने लग गई, बिजली कड़कने लग गई, धूल, हवा चली, आंधी चली तो धूल उड़ने लग गई। ये सब जो चहल पहल हो जाती है मौसम में, बिल्कुल वैसा ही होता है जब कोई दामाद घर में, गाँव में आता है, तो पूरे गाँव के घरों में सब में चहल पहल हो जाती है। जैसे जीजा की सालियां उसके पीछे चलती हैं और औरतें उन्हें दरवाजे तक पीछे देखती हैं और बड़े बुजुर्ग उनका आदर सत्कार करते हैं। बिल्कुल वही वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। कविता देखते हैं बच्चों, बड़ी प्यारी कविता है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधलीनी बोली अकुलाकर लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बने बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ये बच्चों बहुत सुंदर मानवीकरण की कविता है। अगर मानवीकरण, जब हम अलंकार की बात करते हैं तो उसमें इन पंक्तियों को हम उदाहरण में लिखते हैं। पहले की 4 पंक्तियां देखिए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अभी मेघ जो है वो दामाद जी हैं, बिल्कुल मेहमान, वो आ गए हैं। अब उनके आगे आगे
हवा गाती, बयार मतलब हवा नाचती गाती घूमती हुई चल रही। जैसे गांव में मेहमान आते हैं तो जितने बच्चे होते हैं वो सब जो मेहमान की गाड़ी होती है उसके आगे आगे कूदते फांदते चलते हैं, तो ऐसे वो नाचती गाती बयार यानी हवा चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। वैसे तो हवा से दरवाजे खिड़की खुलने लगे, और यहाँ क्या हुआ, मेहमान आए तो लोग अपने दरवाजे खिड़की खोल खोल करके देख रहे कौन आया कौन आया। पाहुन जो आए हों गांव के शहर में, पाहुन मतलब मेहमान। ऐसा लगा जैसे शहर के मेहमान गांव में आ गए हैं। गांव में जब कोई ऐसा गाड़ी वाड़ी में आता है तो बच्चे दौड़ के निकल पड़ते कौन आया देखने के लिए, अपने घर खिड़की दरवाजे लोग खोल के देखने लगते हैं। तो ऐसा लगा कोई शहर का मेहमान गाँव में आ गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, और बादल जो है वो बिल्कुल बन ठन के मेहमान की तरह सवर के वो आए हैं। मेघ को यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है, मेघ को मेहमान या दामाद मान लिया गया। अब बच्चों अगर इसका प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में आपको पाठ्य पुस्तक का नाम, कविता का नाम और राइटर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। याद रखेंगे ये पाठ्य पुस्तक क्षितिज 15 पाठ 15 कविता मेघ आए से ली गई है। इस कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। लेखक ने मेघ आए कविता के इस काव्यांश के माध्यम से गांव से मेघ रूपी मेहमान आने के उल्लास का सुंदर वर्णन किया है। गांव में मेघ आने से जो उल्लास, जो खुशी मन में आ जाती है, उसका सुंदर वर्णन किया है। एक बार भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादलों का मानवीकरण करके उसे एक दामाद या शहर से कोई आया हुआ मेहमान अतिथि के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बन ठन कर सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। जैसे किसी मेहमान के आने का संदेश गाँव के बच्चे और सालियाँ आगे आगे दौड़कर गाँव में फैलाते, अरे देखो उनके यहाँ मेहमान आए, उनके यहाँ दामाद जी आए हैं, उनके यहाँ मेहमान। लोग आगे आगे बढ़ के लोगों को खबरें देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हवा जो है वो मेघ के आने की हवा संदेशा लेकर के हवा आगे चल रही है। ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को सूचना देने लगी है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आ गए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने, उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे हैं, बड़े बेचैन होकर के दरवाजे खोल खोल के देख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। उसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है और सौंधी सौंधी हवाएं चलने लगती हैं और सभी लोग घर से निकल करके वर्षा ऋतु का आनंद लेने के लिए खुशी से बाहर निकल आते हैं। छोटी सी बात है, कितना सुंदर वर्णन किया। आगे की पंक्तियां। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। वहाँ बच्चों इतना सुंदर अनुप्रास अलंकार है। झुक झांकने लगे, झा झा की आवृत्ति है यहाँ। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, बहुत सुंदर। और मानवीकरण है, धूल जो है उसने अपना घाघरा ऐसे पकड़ लिया और दौड़ रही है। तो कितना सुंदर उदाहरण है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ जो है गर्दन उचका उचका के झुक झुक करके देख रहे हैं कौन आया कौन आया। तो पेड़, क्योंकि पेड़ हिल रहे हैं हवा से, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उचक उचक करके गर्दन झुका झुका के देख रहे हैं कौन आया। आंधी चली, और आंधी चल रही है, और धूल जो है वो, आंधी चलती है तो धूल उड़ती है, तो आंधी के चलने से धूल ने अपना घाघरा पकड़ा ऐसे करके कपड़ा अपना, और वो दौड़ पड़ी कि पीछे से मेहमान आ रहे हैं मेहमान आ रहे हैं। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, जो नदी बह रही थी उसने भी अपनी बाकी मतलब तिरछी नजर से ना, वो सुंदर युवती के रूप में बाकी नदी को दिखाया है कि उसने अपनी बाकी चितवन तिरछी नजर से घूंघट को सरका करके देखा कौन आया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अभी जो गांव की औरतें होती हैं वो सीधा आंख में आंख डाल करके किसी को नहीं देखती, तो घूंघट काटती हैं वो लोग, तो घूंघट उठा के बाकी चितवन तिरछी नजरों से देख रही कौन आया है वहां पर। तो यहाँ इतना सुंदर मानवीकरण है कि धूल का मानवीकरण कर दिया, नदी का मानवीकरण कर दिया, पेड़ों का मानवीकरण कर दिया। भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने से प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन किया है, उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि आसमान के बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगी मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हैं। साथ ही हवा के चलने पर पेड़ ऐसे झुके प्रतीत होते हैं मानो अपनी गर्दन उचकाकर मेहमानों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नजरों से मेहमान को देख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी हवा चलती है, आंधी चलती है, सड़क पर धूल उड़ने लगती है, हवा के वेग से पेड़ हिलने लग जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी में मानो ठहर सा जाता है, पानी भी रुकने लग जाता है, रुक रुक के चलता है, रुक रुक के चलता है, क्योंकि हवा है उसमें, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आगे की पंक्तियां। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधलिनी। जुहार मतलब आवाज देना। अब बूढ़ा पीपल, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते, जब मेहमान आते तो बड़े बुजुर्ग निकल के आगे होते। झुका क्यों? क्योंकि हवा चल रही। उसने झुक करके जुहार की, उनको
उनका स्वागत किया। वर्षा ऋतु साल भर बाद आई है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। और जो लता थी, ये जो युवती थी, वो दरवाजे के ओट में, ओट मतलब उसके पीछे छुपकर, सुंदर युवती जो है वो दरवाजे की ओट से बेचैन हो गई। अकुलाई मतलब बेचैन हो जाना। हर साया ताल लाया पानी परात भर के। और तालाब जो है उसका पानी भी हर्षने लगा, खुश होने लगा। और ऐसा लगा तालाब का हिलना जो पानी का, ऐसा लगा जैसे परात में पानी लेकर के आ गए उनके पैर धुलाने के लिए। गाँव में पहले प्रथा थी, कोई आता था तो उसके चरण धुलवाए जाते थे। आपने सुदामा कृष्ण की कथा में सुना होगा। वही वर्णन यहाँ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन पर, घर में दामाद के आगमन पर बड़ा मनोरम चित्रण किया है। जब कोई दामाद घर में आता है बहुत दिनों बाद, तो घर के बड़े बुजुर्ग उनको झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगनी हठ पूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। जो मतलब दामाद, जो बहन लड़की है उसका पति है, तो वो लड़की शर्म आ रही है उसको, बड़े बुजुर्गों के आगे बाहर तो नहीं निकलेगी अपने पति से मिलने, तो दरवाजे की ओट से वो बेचैन हो रही है कि वो कब मिले उससे, कब उसको देखे। आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध क्यों नहीं ली? तो वो अंदर से कह रही है कि इतने दिनों से कोई सुध नहीं ली, तुम आए नहीं इतने दिन से, क्या इतने दिनों में आपके बाद आपको मेरी याद आई है? साथ ही अब हमारे घर का कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर का प्रयोग किया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, यानी बूढ़ा पीपल जो है वो उनका स्वागत कर रहा है। और वो जो अकुलाई लता है, लता मतलब उसकी पत्नी, किवाड़ की ओट से अकुला कर बेचैन होकर के बोली। क्या बोली? बरस बाद सुध ली नहीं, साल भर बाद याद आई तुमको मेरी, अभी तक तुम भूले हुए थे। वो पत्नी अपने पति को उल्हाना दे रही है, कह रही है बरस बाद, 1 बरस के बाद तुम आए मुझे मिलने। और किवाड़ की ओट में क्यों है? क्योंकि उसको शर्म आ रही, घर के बड़े लोग बाहर हैं। और ताल जो है वो खुश होकर के हर्षा गया और हर्ष करके वो परात पानी में भर के ले आया उनके पैर धुलाने के लिए। इसका अर्थ यहाँ है कि वर्षों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं कि वो कब से प्यासी मेघ का इंतजार कर रही हैं। लता क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी बादल का इंतजार करते हैं। जब गर्मी की तपती गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में, तो पेड़ पौधे भी जब बादल आते हैं तो खुश हो जाते, जरा सी बूंदें पड़ती हैं तो पत्तियां खिल उठती हैं, फूल खिल उठते हैं हरियाली से। क्यों? क्योंकि अरे आ गए। फिर वो शिकायत करती है बादल से, जैसे अपने प्रेमिका अपने प्रेमी से शिकायत करती है, बिल्कुल वैसे ही लताएं जो है वो मेघ से, बादल से शिकायत कर रही। 1 साल बाद तुमने हमारी सुध ली, अभी तक नहीं है तुम्हें हमारी याद है, साल भर तक याद नहीं आई। ये भाव है यहाँ पर। बादल के आने की खुशी में तालाब उमड़ आया है और उसके पास जितना भी पानी था वो उस थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। जब मेहमान आते हैं तो थके हुए होते हैं, तो उनका पैर धुलाए जाते हैं, तो उनके पैरों की थकान निकल जाती है। यहाँ भी मानवीकरण है, पीपल, लता, ताल सबका मानवीकरण कर दिया गया है। आगे पंक्तियां, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बने बड़े बंठन के सवर। इन पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका ने अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूटता है, वह मनी मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है, बिजली चमकने लगी है और जितनी भी मन की आशंका थी सब दूर हो गई। कि वर्षा ने, आशंका क्या थी कि पता नहीं वर्षा होगी कि नहीं होगी। जो प्रेमिका है उसके मन में एक आशंका है, पता नहीं मेरा प्रियतम आएगा भी कि नहीं आएगा। उसके मन में जो भ्रम था वो सब दूर, भ्रम की सारी गांठें खुल गई। क्यों? क्योंकि प्रेमी तो आ गया, जो मेहमान थे वो तो आ गए। अब जब दोनों आपस में मिले तो मिलने से उनके प्रेम अश्रु जो है वो बहने लगे। प्रेम अश्रु मतलब वर्षा होने लग गई और दोनों मिलकर के, और उसके मन में जितनी भी शंकाएं थी प्रेमिका के मन में वो सब दूर हो गई, क्योंकि सचमुच मेघ आए और उन्होंने वर्षा कर दी। इस विचार के साथ बादलों में बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ भी मानवीकरण है और रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या? जहाँ पर तुलना नहीं की गई वही मान लिया गया है। यहाँ पर क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षितिज अटारी मतलब सब तरफ गहरा कर बादल आ गए, क्षितिज दूर क्षितिज तक, अटारी मतलब छतों पर, दामनी बिजली चमकने लग गई है और बादल घिर गए हैं। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। अब प्रेमिका कह रही है मुझे माफ करो, मेरे अंदर भ्रम था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम तो आ गए। और अब दोनों के मिलन से बांध टूटा। बांध टूटा मतलब उनके मन की गांठें
खुल गई और झरझर मिलन की अश्रु बहते। यहाँ अश्रु क्या है? वही बादल से बरसता हुआ पानी। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो बच्चों, ये बहुत सुंदर प्यारी कविता और मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के मिलन की खुशी का वर्णन किया है। बहुत इंतजार के बाद जब बादल आते हैं और बारिश होती है तो सारा प्रकृति जो है और मनुष्य जो है वो खुशी से भर उठते हैं। ऐसे ही एक गांव का चित्रण उन्होंने किया है। और यहाँ पर मेघ का वर्णन कैसे किया? जैसे मेहमान या कोई दामाद अपने गांव में आया हुआ हो। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इस कविता का पाठ विशेष मैं आपको अलग वीडियो में दूंगी और उसको याद करके आप इसके मुख्य बिंदु याद कर पाएंगे और प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बच्चों। कमेंट लिखिए। वीडियो देखने के बाद एक कमेंट तो हर बच्चा लिखेगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। गुड बाय।